बड़े बेटे की बहू चिल्लाई, माता जी आपको खाना खाने की बहुत जल्दी लग रही है। आपको मालूम है कि अभी ये जॉब पे जाएंगे, इन्हें देर हो रही है। और उन्होंने अपने नौकर को डांटा। चांदनी चिल्ला रही थी, बड़े बेटे की वाइफ पत्नी, आपको क्या कहते हैं बहुत जल्दी रहती है खाने की, और आपको खाना जब समय से बाद में दे देते हैं तो आपसे इंतजार नहीं होता है। तो छोटे बेटे की जो पत्नी वहीं पर थी, नलनी, कह दिया जी जी इन्होंने खून पी लिया है हमारा, इन्हें किसी वृद्धाश्रम में भेजना पड़ेगा। छोटा बेटा भी कहता है, अम्मा तुमको बहुत जल्दी लगी रहती है, आप ये नहीं सोचती हमें जॉब पे भी आना है। मैंने दुकान पे आना है, भैया ने जॉब पे आना है। माँ रुक्मणी देवी बेटे बहू का मुंह देख रही है कि ये वही बहू बेटे हैं जो मेरे सामने बोलते भी नहीं थे, जिनकी आवाज नहीं निकलती थी, और मैंने इन्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला रखा। मैंने बहुओं को भी वो आराम दिया जो कोई किसी को नहीं देता है। ऐसे मैंने क्या गलती कर दी। ये रोज की दिनचर्या हो गई थी 6 महीने से, क्योंकि 6 महीने पहले रुक्मणी देवी के पति श्याम सुंदर दास जी का निधन हो गया। उनकी एक फैक्ट्री थी, 2 दुकानें थी, और बहुत सामान था नकदी जो उनके बैंक खाते में पड़ा हुआ था। वो अपनी वसीयत करके गए थे, तो कानूनी कार्रवाई चल रही थी। दोनों भाइयों ने आपस में विचार विमर्श किया, मम्मी को एक अच्छे से वृद्धाश्रम में भेज देंगे और आराम से घर बार संभालेंगे, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। बड़ा बेटा बोला, क्योंकि पिता के जीते जी उसे पिता ने अपने काम धंधे में नहीं लगाया था, छोटे वाले को लगा रखा था। छोटे वाले की दुकानें संभालता था, दोनों फैक्ट्री पिता संभालते थे। अच्छा पैसा था, खानदानी रईस थे। रुक्मणी देवी क्या है, आंखों के आगे पूरा चलचित्र घूम गया कि पता नहीं कौन से कर्म किए थे मैंने जो मुझे ये देखने पड़ रहे हैं। अब ये कहकर बड़ा बेटा चला गया, क्या आज शाम को वकील साहब आएंगे, आज सारा फाइनल हो जाएगा। दोनों बुएं बड़ी खुशी से चहक रही थी। दोनों बेटों के चेहरे में भी बहुत खुशी और आनंद के क्षण थे, लक्षण नजर आ रहे थे। अब वकील साहब का शाम को फोन आया बड़े बेटे के पास, मैं कल सुबह 11 बजे आऊंगा, आप अपनी बहन, अपने छोटे भाई, आप खुद और माताजी को इकट्ठा करके वहां रखना, और जो आपका घरेलू नौकर है उसे भी रखना। वो कहता है बड़ा बेटा सही है। बड़ा बेटा अपनी बहू से कहता है, सुबह वकील साहब आएंगे अपने असिस्टेंट के साथ, खाने की तैयारी की जाए बढ़िया सी, वकील साहब खुश हो जाने चाहिए। छोटा बेटा भी कहता है, भाभी
खाना बहुत बढ़िया होना चाहिए। और वकील साहब को हमने कह ही दिया है, वो हमारे हिसाब से चल देंगे। उन्हें कोई चिंता नहीं थी दोनों लड़कों को, माँ को वृद्धाश्रम भेज देंगे। बड़ा बेटा नरेंद्र जिसे माँ ने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, समझदार बनाया, एक अच्छे घर में उसकी शादी करी। शुरू में उसकी पत्नी चांदनी बहुत अच्छे, बहुत प्यारे ढंग से रहती थी, लेकिन जब से उसके पति की मृत्यु हुई, वो उसका सारा स्वभाव बदल गया था। उल्टा जवाब देना, तेज बोलना, खाना समय में ना देना, ये उसने शुरू कर दिया था। इसमें उसका सहयोग उसका पति नरेंद्र देता था। छोटे बेटे को उसने पढ़ाया लिखाया, लेकिन वो इतना नहीं पढ़ा, तो उसे दुकान पे बिठा दिया कि ये काम धंधा संभाल लेगा। उसकी शादी भी एक अच्छे व्यापारी घराने में करी थी, लेकिन उसकी पत्नी अपने परिवार से कोचिंग लेती थी। वो भी सोचती थी मेरा भी होल्ड हो जाए, मैं भी अलग होकर रहूं। सारी प्रक्रिया चल रही थी। रुक्मणी देवी को सब चीजें याद आ रही थी कि कैसे घर मेरा एक था और कैसे एकदम पति के मरते ही घर टूटने के कगार पे पहुंच गया। सबको बंटवारा चाहिए। उसकी बेटी इंदिरा तो बहुत सहनशील और बहुत अच्छे घर में ब्याही थी। अपना गुजर बसर उसका अच्छा हो रहा था। उसने देखा मेरी माँ की बहुत बेकदरी हो रही है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। अपने भाइयों के आगे, उधर अपने ससुराल में भी, क्योंकि उसकी ससुराल में भी उसके सास की हुकूमत चलती थी और वो अपनी माँ को नहीं ले जा सकती थी। अब उसे भी बुलाया गया। उसने अपनी माँ को देखा, माँ के गले लगी, रोई, माँ अब कैसे होगा, क्या होगा? मैं तो तुम्हें थोड़ा बहुत ही खर्चा दे सकती हूँ जो मैं जोड़ती हूँ। बेटी इंदिरा अपनी माँ से बता रही थी, मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है माँ, मेरा तो आना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा इस घर में। कोई भाभी बुला के राजी नहीं है। उन्हें मैं दुश्मन नजर आती हूँ, क्योंकि मैं अपनी माँ यानी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उनके यहाँ में आने मिलाती हूँ। माँ रुक्मणी रो रही थी और कही थी, बेटा चिंता मत कर, जो प्रभु ने रचा है वही होगा। हो ही है वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बड़ा वही साखा। अब तरक करके घर में कलेश करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए सब भगवान पर छोड़ दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। बेटी इंदिरा रो रही है कि ना मैं घर की रही, ना ससुराल की रही, ना मेरा मायका रहेगा अब के बाद, और ससुराल में मेरा कुछ है ही नहीं, क्योंकि कोई भी आता था उसके यहाँ उसे दुत्कार दिया करता था। भले ही अच्छे घर में ब्याही थी, लेकिन उसकी वहां कदर नहीं थी। सीधे आदमी की हर जगह कदर भी नहीं होती है। सुबह 11 बजे वकील साहब के आने का टाइम हो गया।
सब लोग ड्राइंग रूम में बैठ के वकील साहब का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माँ रुक्मणी देवी एक अलग कुर्सी पे ड्राइंग रूम में दरवाजे के पास बैठी है। बेटी इंदिरा भी वहीं बैठी है। दोनों बहुएं सोफे पे बैठी हैं। उनके पति साथ में बैठे हैं। उनका नौकर, घरेलू नौकर साइड में खड़ा है, रामदास। वो भी सोच रहा है क्या होगा अब इस घर का। वकील साहब ने प्रवेश किया ड्राइंग रूम में। वकील साहब संजय अग्रवाल, संजय बोलते हैं, भाई सब लोगों को नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। वकील साहब को देख के सबके चेहरे पे खुशी आ गई। कह रहे वकील साहब पहले चाय पानी हो जाए, वसीयत बाद में सुनाना। नहीं नहीं, वो बोले पहले वसीयत सुन लो, उसके बाद चाय पानी हो जाएगा। वकील साहब ने देखा रुक्मणी देवी जो उनकी माँ थी, उसकी आंखों में पानी था, गीली थी। वो कहकर भी कुछ नहीं कह पा रही थी। वो समझ गए कि रुक्मणी देवी को इन्होंने परेशान कर रखा है। अलग बैठी हैं, अनुभवी आदमी थे, दुनिया देखी थी, कोर्ट में बैठते थे। अब छोटा लड़का बोलता, वकील साहब ऐसी बात है तो सुनाइए, वसीयत क्या है। क्या था ये वसीयत में। वकील साहब बोलते ये वसीयत में रजिस्ट्रार के यहाँ पहले ही आपके पिताजी इसे रजिस्टर करा गए थे। ये पूर्ण रूप से लीगल है और उन्होंने अपने सामने इसका सारा ब्यौरा रख दिया था। उसके हिसाब से ही उन्होंने सारी बातें वकीलों को बैठाकर, मेरे को बैठाकर रजिस्ट्रार के सामने सारी बातें रखी थी। इसमें कोई भी आदमी इस पर उंगली नहीं उठा सकता है। ये कहकर उसके बाद उन्होंने वसीयत को पढ़ना शुरू किया। वसीयत वकील साहब पढ़ रहे थे। बड़े बेटे बहू, छोटे बेटे बहू, उनके चेहरे पे तरह तरह के रंग आ रहे थे, जा रहे थे। चेहरा उतर रहा था, चढ़ रहा था, उतर रहा था, चढ़ रहा था। वसीयत सुनाते सुनाते वकील साहब को पूरा 1 घंटा हो गया। वकील साहब ने कहा, मैंने आपको वसीयत सुना दी है। सारी संपत्ति, सारी दुकानें, ये घर, बाकी दूसरे घर, ये फैक्ट्री सब आपकी माताजी के नाम पे किया गया है। उन्हें रजिस्टर करा दिया गया है। वो पूर्ण रूप से इसकी मालिक है, वो कुछ भी कर सकती है। और वो चाहे अपने मरने के बाद ये किसी को भी देके जा सकती है। अगर वो ऐसा में मर जाती है, कोई फैसला नहीं कर पाती है, तो इसमें दे रखा है कि आधी संपत्ति ट्रस्ट में दान में चली जाएगी और आधी 3 जनों में आप दोनों भाई और आपकी बहन में बांट दी जाएगी। दोनों बेटों के चेहरे उतर गए। बेटी इंदिरा के चेहरे पर मुस्कान थी कि मेरे पिता ने, इसका मतलब अपने बेटों के आव भाव, उनकी पत्नियों के आव भाव भांप लिए थे। वो समझ गए थे कि ये मेरी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, ना मेरी बेटी के साथ। अब सारी संपत्ति के मालिक रुक्मणी देवी थी। दोनों बेटों के हाथ में कुछ नहीं था, ना दुकानें, ना कंपनी, फैक्ट्री।
और मकान भी रुक्मणी देवी के नाम से थे, बाकायदा रजिस्टर करा दिए गए थे। रुक्मणी देवी सोच रही थी मेरे पति ने कितनी दूर की सोची थी। मेरे पति ने मेरी मान मर्यादा इज्जत रखने के लिए सब कुछ मेरे नाम कर दिया। वकील साहब बोले रुक्मणी देवी का पूर्ण रूप से अधिकार होगा कि वो ये संपत्ति किसको देंगी, नहीं तो इस संपत्ति को 3 भागों में बांटा जाएगा, बराबर बराबर। बड़ा बेटा, छोटा बेटा और बहन, तीनों में बराबर का हिस्सा होगा और तीनों का बराबर का हिस्सा ही दिया जाएगा। बाकी रुक्मणी देवी जो तय करके जाएंगी वो होगा। बड़ा बेटा बोला पिताजी ने क्या सोच के ये फैसला किया। छोटे बेटा और उसकी वाइफ बोले ये हमारे साथ अच्छा नहीं किया। वकील साहब बोले क्या तुमने पिछले 6 महीने में अपनी माताजी के साथ गलत व्यवहार किया था? दोनों बहुओं के मुंह उतर गए। मुझे पता लग गया था आप इन रुक्मणी देवी के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि उस टाइम आपकी वसीयत रजिस्टर हो चुकी थी और लीगल रूप से यह कहा गया था मेरे मरने के 6 महीने बाद सुनाई जाए, जिससे रुक्मणी देवी आपके प्रेम में आके उल्टा सीधा डिसीजन ना ले लें, निर्णय ना ले लें। अब रुक्मणी देवी ने 6 महीने में आपका व्यवहार देखा होगा, अच्छा किया होगा अच्छा मिलेगा, बुरा किया होगा बुरा मिलेगा। अब रुक्मणी देवी के हाथ में। रुक्मणी देवी की आंखों से आंसू बह रहे हैं कि मेरे पति ने मेरा मान सम्मान रखने के लिए, मेरी इज्जत रखने के लिए पूरा सब कुछ मेरे हाथ में पावर दे के गए। अब मैं इसकी देखभाल सही ढंग से करूंगी। अब तक मैंने जो निर्णय लिए अपने लड़कों के बच्चों के मुंह में लिए, मैंने अपनी बेटी पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक बाप अपनी बेटी को जानता है ना, और बेटी बाप को जानती है। इसलिए एक बाप ने अपनी बेटी को अपनी संपत्ति में 3रा हिस्सा बराबर कर दिया। वो जानता था मेरी बेटी अपने ससुराल में सही ढंग से नहीं रह रही है, ना उसके ससुराल वाले रख रहे हैं। उसमें यह भी लिखा गया संपत्ति में जो 3रा हिस्सा मेरी बेटी इंदिरा को दिया जाएगा, उस हिस्से में इंदिरा के बच्चों का, इंदिरा के पति का, इंदिरा के किसी ससुराल वालों की दखलंदाजी नहीं होगी। अगर वो उसे परेशान करते हैं, जबरदस्ती लेने की कोशिश करते हैं, तो ये उसका हिस्सा ट्रस्ट में चला जाएगा, या इंदिरा अपने बुढ़ापे की अवस्था में या अभी जाके रह सकती है। उसमें उसके बच्चों का, उसके पति का कोई अधिकार नहीं होगा। इंदिरा इस फैसले को सुन के इतना खुश हुई, इतनी प्रसन्न हुई। उसके पति को जब पता लगी हिस्सा तो मिला है 3रा मेरी पत्नी को, मगर ऐसे ऐसे उसमें लिखा है, उसका भी मुंह उतर गया। कह रहा आज तक हमने इंदिरा के साथ सही नहीं किया। उसने अपनी माँ को कहा तुमने अपने बहू के साथ सही व्यवहार नहीं किया, इतनी सीधी बहू नहीं मिली थी। अब उसके पास पावर है, पैसा है, वो अपनी मर्जी से रह सकती है, जरूरी नहीं है वो यहाँ आए। इंदिरा को एक मकान शहर का दे दिया गया संपत्ति में।
वकील साहब ने चेहरे देखे सबके। उन्होंने इंदिरा बेटी के सर पे हाथ फेरा। कह रहे बेटा, तेरे पिता कहते थे मेरी बेटी दुखी है, वकील साहब उसका ध्यान रखना, मैं उसके नाम यह हिस्सा दे के जा रहा हूँ, आप उसको गाइड करना, मैं आपको उसका ट्रस्टी बना के जा रहा हूँ। बेटा तुझे कोई परेशानी हो तो मेरे पास बेधड़क आया ना, तेरे ससुराल वाले परेशान करें, तेरे पिता ने कोई कदम नहीं उठाया लेकिन मैं उठाऊंगा। वकील साहब बेटी इंदिरा को बहुत धीरज दे के आते हैं। रुक्मणी देवी से कहते हैं भाभी अपना ध्यान रखना, सारे फैसले सही लेना, कोई परेशानी हो मैं खड़ा हूं, मैं आपका सहयोग करूंगा, जैसा आप चाहोगी वैसा होगा, जो आप चाहोगी वही होगा। उन्होंने दोनों बेटों से कहा यह आपके ऊपर निर्भर है, आप अपनी माँ के साथ रहना चाहते हैं या जाना चाहते हैं। आप जहाँ रहेंगे तो आपको काम धंधा करना पड़ेगा, दुकानें संभालनी पड़ेंगी, फैक्ट्री संभालनी पड़ेगी। उसका सारा ब्यौरा रुक्मणी देवी और मैं वकील जो कि ट्रस्ट बना के गए हैं, जिसमें मैं, इंदिरा, रुक्मणी देवी भाभी और तुम दोनों पांचों हम लोग शामिल हैं, उसमें से आपको खर्चे के लिए पैसे दिए जाएंगे। आपका मालिकाना अधिकार नहीं होगा, ना दुकान पे, ना फैक्ट्री में, ना किसी मकान पर। यह रुक्मणी देवी के हाथ में, भाभी के हाथ में कि वो आपको कितना हिस्सा देंगी। आपके व्यवहार और आपकी पत्नी का व्यवहार ये तय करेगा कि वो आपको हिस्सा दे या ना दे। आप अब अपनी पत्नियों को क्या समझाएंगे क्या नहीं समझाएंगे, ये आपके हाथ में। बड़े बेटे की जो दोनों बच्चे थे रुक्मणी के पोते और एक पोती, वो आके दादी से चिपट जाते हैं, दादी अब तो आप खुश हैं, अब तो आप नहीं रोएंगे ना, हमारे मम्मी पापा बहुत दुखी रखते थे आपको, खाना भी नहीं देते थे समय से, सबसे बाद में देते थे बचा हुआ खाना। रुक्मणी देवी की आंखों में आंसू आ गए, वकील साहब की आंखों में भी आंसू आ गए कि इतना बुरा व्यवहार। उन्होंने दोनों बेटों को लताड़ मारी कि मैं तुम्हें वार्निंग देके जा रहा हूं, मैं पूरे बिजनेस पर निगाह रखूंगा, क्योंकि वकील साहब को अपने फैक्ट्री और दुकानों के पैसे में से उनकी महीने की फीस और अलग से खर्चा देना तय करके गए थे कि वकील साहब आप दुकानों का और फैक्ट्री को मेंटेन करना, ध्यान देना, नुकसान में ना जाएं। कई मेरे बेटे उल्टे सीधे कदम उठाने शुरू कर दें। अब सारा पासा माहौल सारा बदल चुका था घर का। बहुएं अपनी औकात में आ गई, बेटे अपनी हद में आ गए, और बेटी का तो जैसे सीना चौड़ा हो गया कि मेरा पिता मरते मरते मुझे वो पावर दे गया कि अगर मैं ससुराल में भी ना रहूं, मायके में भी ना रहूं, तो मुझे एक अलग घर दे गया कि जहां मैं शान से रह सकती हूँ, अपनी मर्जी से रह सकती हूँ, और मुझे इतना खर्चा दे गया कि मुझे कमाने की भी जरूरत नहीं है। कितनी दूर की सोची थी एक पिता ने। इसलिए इस कहानी का मोरल संदेश यह है, आपके माता पिता आपके बारे में सब जानते हैं,
वो आप पे ध्यान रखते हैं, आपको पढ़ाते लिखाते हैं, अपने जवानी का समय बर्बाद करते हैं आपके लिए, आपको एक एक चीज बताते हैं, संस्कार देते हैं। जब उनका उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, लेकिन जब उनका बुढ़ापे में टाइम आता है तुम्हारी उंगली पकड़ के चलने का, तुम लोग आंखें दिखाते हो, उन्हें दुत्कारते हो, तुम्हारी बहुएं दुत्कारती है। अरे जिसने 9 महीने पेट में रखा, जिस बाप ने अपने दिमाग में रखा, तुमने उन्हें भुला दिया, और जो कुछ दिन की ब्याही लड़की आई उसके रंग में रंग गए और अपने माँ बाप को दुत्कारते हो। इस कहानी का मोरल ये है, ये संदेश है आज की पीढ़ी के लिए। कहानी कैसी लगी मुझे बताइएगा, मैं ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कहानी लेके आता रहूंगा। कहीं कोई त्रुटि हो जाए तो प्रेम पूर्वक समझाइए। सभी भाइयों का मेरा नमस्कार और सभी बहन बेटियों का चरण स्पर्श। कथा कैसी लगी, कहानी कैसी लगी, मुझे बताना जरूर, मैसेज करना, लाइक और शेयर करना, जिससे मैं भी इसी अवस्था से गुजर रहा हूँ। मैं बुढ़ापे में अपना खर्चा निकालने के लिए यही YouTube चैनल चला रहा हूँ। नमस्ते।